रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस क्रेजी सो एपिसोड 22। अब तक सिया और मन्नत एक दूसरे से मिल चुके थे। मन्नत जब ये सुनती है कि यह मानिक के साथ आई है तो वह उसे घूने लगती है। उसके हाथों खुद से बनाई हुई उस माँ की फोटो को देखते हुए बोली, वैसे मैं यहाँ पर कुछ समय रहने वाली हूँ, क्या तुम भी मुझे ये चीज़ सिखा दोगी, क्योंकि मुझे हाथ की बनी हुई चीज़ बहुत पसंद है। ये सुनते ही मन्नत चेयर खींच बैठते हुए बोली, अगर आप ऑफिस में आती है तो मैं आपको सिखा सकती हूँ, अदरवाइज मेरे पास समय की कमी है। ये कह वह अपनी चेयर पर बैठ जाती है। वही प्राची जो मन्नत के चेहरे के भाव को देख रही थी, वह हाथ बढ़ा आगे सिया से हेलो बोलती है। वही तभी मन्नत के पास रखा फोन बजता है, वह उसे उठाती है और ओके कर रख देती है और फिर प्राची से बोली, प्राची चल हम सभी को वर्किंग प्लेस में जाना है। वो दोनों ही चली जाती हैं। वही प्रोजेक्ट रूम में सभी जाते हैं जहां पर इस समय मानिक मौजूद था और उसी के साथ रुहाना भी। वहां और भी कई लोग मौजूद थी। प्राची और मन्नत दोनों ही वहां पर जाते हैं। उन दोनों के आते ही रुहाना की नज़र मन्नत पर पड़ती है और वह उसे ही देखने लगती है। शायद आज यहां आने का वजह मन्नत ही थी। रुहाना को मन्नत से बात करना था पर अभी यह समय सही नहीं था, क्योंकि अभी उसे अपने प्रोजेक्ट को देखना था। वही मन्नत वहां जाती है तो इस समय कुछ डिजाइन को सेलेक्ट कर उसी पर काम हो रहा था। मानिक की नज़र मन्नत पर पड़ती है तो वह उसे अपनी तरफ बुलाता है। मन्नत वहां जाकर खड़ी हो जाती है। तभी मन्नत को वहां पर काम समझाने लगता है। वही सभी लड़कियां ये देखकर जल भून रही थी। वही मानिक सब कुछ बताया जा रहा था और मन्नत सुन तो रही थी, पर मानिक की करीबी की वजह से उसकी बॉडी से आई हुई वह महक उसे खींच रही थी। वह थोड़ा मानिक के और करीब खिसक जाती है। मानिक जो फिलहाल में काम पर फोकस था वो मन्नत से बोला, तुम सुन रही हो? ये सुन मन्नत हाँ बोली तो मानिक आगे बताने लगता है। तभी उसे फील होता है कि मन्नत उसके और करीब आ रही है। ये देख उसकी नज़र मन्नत पर जाती है जिसकी आंखें बंद थी और मन्नत उसकी तरफ मुड़ी हुई थी। ये देख मानिक एक बार नज़र चारों तरफ घुमाता है, जो काम तो कर रही थी पर नज़र उन दोनों पर खड़ी थी। ये देख मानिक मन्नत का कंधा पकड़ उसे झकझोरते हुए बोला, मैडम आपका ध्यान किधर है? ये सुनते ही मन्नत हड़बड़ा जाती है और चारों तरफ नजरें घुमाती है और बोली, वो सर मैं कुछ सोच रही थी। यह सुनते ही मानिक बोला, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है काम के समय। ये सुन मन्नत उसको देखी जो उसे देख स्माइल कर रहा था। मन्नत को अब शर्म सी आ जाती है और खुद से कहती है कि मैं कैसी पागल जैसी हरकत कर रही हूँ। वही वह अपने काम में लग जाती है। तभी वहां पर सिया आती है। सिया आते हुए बोली, वैसे एक समय मेरा भी था कि मैं ये बनाना चाहती थी, पर माँ बाबा के प्रोफेशन की वजह से मुझे भी डॉक्टरी चुनना पड़ा। ये बोल मानिक के पास जाकर खड़ी हो जाती है। मानिक उसे देख बस मुस्कुरा देता है। ये देख मन्नत चिढ़ जाती है। तभी मानिक के पास रुहाना आते हुए बोली, वैसे ये कौन? ये सुनते ही सिया कुछ कहती तभी मानिक बोला, ये है सिया सिंह। रुहाना यह वही है जिनके माँ पापा ने 1 साल तक मुझे मेडिकल और काफी अच्छे से देख रेख की थी। ये सुनते हैं रुहाना मुस्कुराते हुए सिया से हाथ मिलाते हुए, थैंक यू, क्या आपने मेरे इस पागल दोस्त को एक अच्छी जिंदगी थी, वरना तो मुझे लगा नहीं था कि यह वापस आएगा भी नहीं। वही जैसे ही मन्नत यह सुनती है वह मानिक को देखने लगती है। उसके अंदर फिर से एक दर्द होता है। दर्द की वजह ये थी कि मानिक शादी रोकने के चक्कर में गाड़ी तेज की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था। ये चीज होते ही मन्नत की आंखों में नमी आ जाती है, जो मानिक अच्छे से जानता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह ये बात कहेगा तो मन्नत फिर से हट होगी। पर मन्नत खुद को कंट्रोल कर काम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद लंच टाइम होता है। तभी सिया मानिक से बोली, मानिक अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मुझे लंच कराने बाहर ले चलेंगे? ये सुन मानिक एक बार घड़ी को देखते हुए बोला, वैसे यहाँ पर भी काफी अच्छी कैंटीन है। ये सुन सिया बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं देखना जरूर चाहूंगी। मानिक उठकर सिया के साथ चला जाता है। सिया एक ऐसे इंसान की लड़की थी जिन्होंने उसे जीवन दी थी और वो सिया को बेरुखी नहीं दिखाना चाहता था। वो जैसे ही कैंटीन में जाते हैं वही मन्नत जो ये सोचे जा रही थी कि वो टिफिन कैसे मानिक तक पहुंचाएं, पर मानिक को वहां आते देखा खुश हो जाती है। पर अगले ही पल उसके साथ सिया को देख उसके चेहरे पर मायूसी आती है। वही मानिक नजरें दौड़ाता है। वही मानिक का कैंटीन का मैनेजर दौड़ते हुए आ बोला, साहब आप क्या लेंगे? ये सुनते ही मानिक बोला, यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है सभी। ये बोलते हुए वह नजरें घुमा मन्नत को ढूंढता है और बोला, उस टेबल पर लाओ। ये कह वह जाकर मन्नत और प्राची के साथ बैठ जाता है। वही वहां जाकर सिया भी बैठ जाती है। सिया मन्नत और प्राची को देखते हुए बोली, ओ हम दोबारा मिले। ये सुन प्राची तो मुस्कुरा देती है, पर मन्नत अपनी नजरें नीचे ही की रहती है। तभी वहां पर वेटर सारी डिश को रख देता है। वही मानिक की नजर मन्नत पर ही थी, जो कुछ भी बोल नहीं रही थी।
वही प्राची और सिया एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यहाँ तक कि प्राची उसे सब कुछ बता रही थी। तभी सिया बोली, वैसे मिस दीक्षित आपने अपना नाम नहीं बताया। ये सुनते ही प्राची बोली, इसका नाम मन्नत है। ये सुन सिया नाम को दोहराते हुए बोली, मन्नत, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। तभी प्राची बीच में बोली, वैसे मानिक जी आपको पता है आज मन्नत ने एकदम टेस्टी वाली सूजी का हलवा बनाया है। अब जब आप भी आए गए हैं तो क्यों ना आप भी खा ले। ये बोल वो दूसरे टिफिन को मानिक की तरफ खोल बढ़ाते हुए बोली, यह मेरी दोस्त ने एक मेरे लिए लाया था, पर मैं और मन्नत इसमें खा लेंगे। ये सुन मानिक मन्नत को देखा जो अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, अपना चुपचाप खा रही थी। ये देख मानिक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो बोला, वैसे टेस्ट तो करना बनता है। ये बोल स्पून लेकर हलवे को अपने मुंह में रखते हुए बोला, अच्छा है लेकिन थोड़ी फीकी है। ये सुनते ही मन्नत तो मानिक के खाने पर ही सारा ध्यान उसका मानिक पर ही था। वो तुरंत बोली, पर मैंने तो एक्स्ट्रा शुगर डाला था। ये सुन मन्नत मानिक को देखी जो उसे ही देख मुस्कुरा रहा था। वो फिर से अपनी नजर नीचे कर लेती है। वही प्राची भी खाते हुए बोली, हाँ वाकई में आज मन्नत में काफी मीठी बनाई है। वैसे मन्नत को इतनी मीठी हलवे पसंद नहीं है। मानिक बोला, हो सकता है किसी स्पेशल के लिए मीठा बनाया हो। ये सुन प्राची बोली, हाँ मुझे मीठा पसंद है, शायद इसीलिए इसने बनाया होगा। वही सिया मानिक और मन्नत को देखे जा रही थी। तभी रुहाना जो मन्नत को ढूंढते हुए उधर ही आ रही थी, वहां पर देखा वह जैसे ही मन्नत की तरफ कदम बढ़ाती वैसे ही उसे कॉल आता है। कॉल पर राजस्व का नाम देख उसका मूड खराब हो जाता है। वो फोन को उठाती है तो उधर से राजस्व की आवाज आती है, बाहर आओ। ये सुन रुहाना बोली, तुम। ये सुनते ही राजस्व बोला, मैंने बोला ना बाहर आओ, या मैं अंदर आओ। रुहाना गहरी सांस लेकर वह बाहर निकल जाती है। बाहर देखी है तो राजस्व गाड़ी लेकर खड़ा था। वो गाड़ी में बैठ जाती है और बोली, यह क्या हरकत है। ये सुन राजस्व गाड़ी आगे बढ़ा देता है। ये देख रुहाना चिढ़ते हुए बोली, मेरा सामान अंदर है, गाड़ी रोको। ये सुनते ही राजस्व बोला, तुम्हें अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, अपना ध्यान रखो। मत रखो, मेरी बेबी का तो रखो, आज उसका चेकअप होने वाला था, भूल गई तुम। ये सुनते ही रुहाना को याद आता है वो सच में भूल गई थी। फिर वह राजस्व को देखती है जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो उसे देख बोली, क्या सच में तुम खुश हो या फिर सिर्फ दिखावा कर रहे हो। ये सुनते ही राजस्व उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरा हर काम तुम्हें सिर्फ दिखावा ही लगता है। ये सुन रुहाना सर घुमाने हुए, हाँ क्योंकि दिखावटी इंसान के लाडले जो हो। ये सुनते ही राजस्व उसे देखा पर कुछ कहता नहीं, क्योंकि उसे पता था कि रुहाना उसकी मां को बिल्कुल नहीं पसंद करती। उसकी वजह सिर्फ मानिक था, क्योंकि रुहाना मानिक से बहुत कनेक्ट थी और ऐसे में मानिक के साथ हमेशा से हो रहे भेदभाव की वजह से वो उसकी मां को नहीं पसंद करती थी। यही वजह था कि राजस्व और रुहाना के बीच में हमेशा मानिक के ही लेकर लड़ाइयां होती थी, क्योंकि राजस्व ने हर कोशिश की पर रुहाना को मानिक से दूर नहीं कर पाया। शायद मानिक ने अपनी फैमिली पाई हो या नहीं पाई हो, पर उसने दोस्त हमेशा उसे सच्चे मिले थे। शायद यही वजह था कि मानिक आज इतने आगे था, क्योंकि उसके साथ उसके दोस्तों का प्यार जो था। वहीं दूसरी तरफ रूही और ईशा अपने कॉलेज से बाहर आते हैं। दोनों ही अतुल का इंतजार कर रहे थे। तभी दोनों के ही आगे आकर एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकते ही दोनों देखे तो शीशा नीचे कर अंदर ऋतिक था। ऋतिक ईशा को देख बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुन ईशा बोली, रूही चल यहाँ से। तभी वो बाहर निकलते हुए ईशा के सामने आते हुए बोला, ईशा प्लीज। ये बोल उसे देखने लगता है। रूही ईशा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तू जा बात कर ले, मैं अकेली चली जाऊंगी। ईशा जानती थी रहती ऋतिक बिना बात किए नहीं जाएगा, इसलिए वो रूही से बोली, तू भाई के साथ चले जाना, उनसे बोलना। ये सुन रूही बोली, मैं संभाल लूंगी। रूही इतना तो जानती थी कि ईशा और ऋतिक किस तरह से कनेक्ट है। ऋतिक रूही को मुस्कुरा कर देखता है और ईशा के साथ गाड़ी में बैठ चला जाता है। वही रूही खुद से कहती है, चल रूही एक टैक्सी करती हूँ। ये कह वह जाकर टैक्सी को रोकने लगती है। तभी उसके सामने आकर गाड़ी रुकती है। वो देखी तो उसमें अतुल था। अतुल उसे देख बोला, ईशा कहाँ है। ये सुनते ही रूही बोली, वो उसे कुछ बुक इशू कराना था, वो वहीं पर गई है। ये सुन वो बोला, हाँ तो मेरे साथ भी तो चल सकती थी। यह सुन रूही बोली, वो उसे किसी दूसरी तरफ से जाना था और आपके ऑफिस के लिए लेट होता इसलिए। अतुल रूही को ध्यान से देखते हुए बोला, क्या तुम सच में कह रही हो। ये सुनते ही रूही, हाँ। तो वो बोला, बैठो। रूही भी ज्यादा कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो पिछले 5 मिनट से टैक्सी रोक रही थी। वो तुरंत बैठ जाती है और अतुल लेकर वहां से निकल जाता है। रूही अपने फोन में गेम चला रही थी। ये देख अतुल बोल खुद से कहता है,
बगल में मैं बैठा हूं पर मैडम को गेम खेलना है, पर रही खेल तो गेम रही थी तो तिरछी नजरों से अतुल को देख रही थी। कहीं ना कहीं अतुल का उसे मजाक ही सही पर प्रपोज करना, उसके बाद से वो अतुल के लिए उसकी विचार थोड़े थोड़े बदलने लगे थे। वो जब भी अतुल को देखती उसे वही सब लफ्ज याद आता, पर ऐसे तो ईशा साथ रहती थी लेकिन आज अकेले में न जाने क्यों उसका दिल धड़क रहा था। वही अतुल सीट बेल्ट को खींचने के लिए आगे बढ़ता है तभी रूही उछल पड़ती है। ये देख अतुल बोला, उछल क्या रही हो? सीट बेल्ट लगा रहा हूं। ये कह वो गुस्से में सीट बेल्ट लगा देता है। अतुल को गुस्से में देख रूही हिम्मत कर बोली, आप गुस्से में क्यों है? ये सुनते ही अतुल उसे देखा और फिर सामने ड्राइव करते हुए, क्या तुम्हें नहीं पता? तो अतुल बोला, कुछ नहीं। रूही चुपचाप बैठ जाती है। तभी उसकी नजर गोलगप्पे वाले पर पड़ती है तो वह एक्साइटेड होकर अतुल को रोकने को बोली, गाड़ी रोको गाड़ी रोको। ये सुनते ही अतुल बोला, क्यों? ये सुन रूही बोली, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। अतुल बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे लेट हो रहा है। ये सुनते ही रूही उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रिक्वेस्ट भरी टोन में बोली, प्लीज मुझे खाना है, रोक दीजिए। उसका प्लीज कहना और रूही का ऐसे छूना अतुल उसे देखने लगता है और गाड़ी रोक देता है। गाड़ी रुकते ही रूही खुश हो जाती है और उसके गाल पर किस कर तुरंत बाहर निकल जाती है। उसके ऐसा करते ही अतुल अपने गाल को छूता है। रूही बाहर जाकर गोलगप्पे खाने लगती है और अतुल बाहर निकल उसे ही देख रहा था। रूही जब पेट भर खा लेती है और पैसे देकर तुरंत गाड़ी में बैठते हुए बोली, चलिए। अतुल जो कब से रूही को ही देख रहा था वो गाड़ी में बैठ जाता है। रूही खुशी से अपने मुंह में हवा देते हुए बोली, तीखा है पर टेस्टी था। अतुल गाड़ी आगे बढ़ा देता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अचानक गाड़ी रोक देता है। ये देख रूही अतुल को देख बोली, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? ये सुनते ही अतुल बोला, मुझे भी कुछ चाहिए। ये सुन रूही ना समझ में बोली, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वह ये कहती ही है तभी अतुल अपना सीट बेल्ट खोल आगे बढ़ता है और अचानक रूही के करीब आ जाता है। रूही जब तक समझ पाती उसके पहले ही अतुल उसके होठों पर होंठ रख देता है। ये होते ही रूही अपनी आंखें बड़ी कर लेती है। वह झटके से अतुल के सीने पर हाथ रख उसे पुश करती। उससे पहले ही अतुल उसके गर्दन पर हाथ रख इस किस करने लगता है और एक हाथ से उसकी आंखों को बंद कर देता है। रूही भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। अतुल काफी देर तक उसके होठों से ऐसे ही उलझा रहा। लगभग 5 मिनट बाद रूही के हौंफने की वजह से हो उससे थोड़ा सा दूर होता है और सर से सर लगा लेता है। रूही हाफते हुए बोली, यह क्या था? ये सुनते ही अतुल बोला, ये किस थी, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? ये सुनते ही रूही उसे झटके से दूर धकेलते हुए बोली, क्या ये भी उसे प्रपोज की तरह फेक है? ये सुनते ही अतुल गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए बोला, नहीं ये भी रियल थी और वो प्रपोज भी रियल। ये सुन रूही जो अभी भी गहरी गहरी सांस ले रही थी अचानक अतुल के मुंह से यह सुन झटके में अतुल को देखते हुए बोली, क्या सच में? अतुल कुछ भी नहीं बोलता। वही रूही अपने मुंह पर हाथ रख अपने आंखें बंद कर बैठी थी। वही अतुल उसे देख मुस्कुराया जा रहा था। कहीं ना कहीं अतुल को भी यह फील हो चुका था कि रूही उसे पसंद करती है और उसे पता था कि उसके पास ज्यादा समय तो नहीं रहता, पर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उसे ही कुछ ऐसा पहला करना होगा। अब तक हमने पढ़ा कि अतुल ने किसके जरिए अपने प्यार का इजहार रूही को किया था। रूही के मन में भी कहीं ना कहीं फीलिंग थी, इसलिए वह रिजेक्ट नहीं कर पाए। अतुल रूही को उसके पास वाले स्टॉप पर रोकता है और वही रूही उतरने लगती है तो अतुल उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये होते ही रूही घबराहट में अतुल को देखी तो अतुल बोला, मुझे अपना नंबर दो। ये सुनते ही रही उसे देखते हुए बोली, क्यों? ये सुन अतुल बोला, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुन रूही बोली, पर मुझे आपको अपना नंबर नहीं देना। ये बोल और झटके से हाथ छुड़ा बाहर चली जाती है और ऑटो रोक घर के लिए निकल जाती है। अतुल उसे जाते हुए देख मुस्कुरा देता है। वहीं दूसरी तरह शाम होने को होती है। मन्नत बिल्डिंग की छत पर खड़ी थी। वह सामने ढलते हुए सूरज को देख रही थी। उसका काम कंप्लीट हो चुका था। मन बेचैन होने की वजह से वो थोड़ा छत पर घूमने चली आई थी। उसे अजीब सा लग रहा था। मानिक और सिया को एक साथ देखना उसे अच्छा तो नहीं लगा था और न जाने क्यों उसके दिल और दिमाग में कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आती है, मन में यदि उलझने हो तो बातें कर लेते हैं, अकेले रहने से उलझने और बढ़ती हैं। ये सुनते ही मन्नत पीछे देखी तो मानिक हाथ बांधे खड़ा था। मन्नत मानिक को देख अपना चेहरा घुमा लेती है। ये देख पीछे से मानिक बोला, ऐसे मुझे बेरुखी ना दिखाए करो, मेरे दिल पर कुछ अजीब सा होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया मुझसे मुंह मोड़ लिया हो। मन्नत कुछ नहीं कहती तभी मानिक उसके पास आते हुए उसे खुद की तरफ करता है तो मन्नत की आंखों में आंसू देख उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, क्या यह आंसू मेरी वजह से हैं?
ये सुन मन्नत ना में सिर हिलाकर उसके हाथ को अपने चेहरे से हटा देती है तो मानिक उसका फिर से चेहरा खुद की तरफ करते हुए बोला, क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? ये सुन मन्नत बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मुझे भी कोई बात नहीं करनी। ये बोल जाने लगती है तो मैं पीछे से मानिक हाथ पकड़ उसे खुद के करीब खींच लेता है और उसे बाहों में पकड़ते हुए बोला, ये बेरुखी भी शायद मैंने दी है ना जान। ये सुनते ही मन्नत मानिक को देखने लगती है और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे जाने दीजिए। ये सुनते ही मानिक उसे वैसे ही सीने से लगाए उसके चेहरे पर हाथ रख उसके करीब आते हुए बोला, मेरा और उस लड़की का कोई रिलेशन नहीं है। ये सुनते ही मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे देखते हुए बोली, मेरी वजह से आप पूरे 1 साल तक कोमा में थे। ये सुनते ही मानिक बोला, मैं इंसान को नहीं उस ऊपर वाले को ही इसका कसूरवार ठहराता हूँ, क्योंकि होनी अनहोनी दोनों उनके हाथों में है, बस इंसान एक जरिया बनता है। ये सुन मन्नत उससे दूर होते हुए बोली, पर फिर भी मुझे आपसे बात नहीं करना। ये सुन मानिक उसका चेहरा फिर से खुद की तरफ करते हुए बोला, तुम मुझे परमिशन दो तो हम आज ही हमारी शादी की बात करें। ये सुनते ही मन्नत उसे देखने लगी और बोली, शादी? उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मानिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये शादी हमारे बंधन को और भी ज्यादा मजबूत करेगी और फिर तुम सिक्योर फील करोगी। यह सुन मन्नत नामे सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, अभी नहीं। ये सुन मानिक हंसते हुए बोला, अगर तुम अभी नहीं कर रही हो और यदि कोई मुझे और ले गया तो? ये सुनते ही मन्नत उसे देखते हुए बोली, मैं उसे लड़की को जान से मार दूंगी यदि शादी करने के लिए हामी भरी तो। मानिक उसे ही देखे जा रहा था। मन्नत मानिक की आंखों में देखने लगती है और उसकी आंखों को देखते हुए बोली, एक बार दिल टूटा है और यह आखिरी बार होगा, और यदि ऐसा होगा तो फिर मैं आपसे सारे रिश्ते तोड़ूंगी और फिर आप अपनी मन्नत को कभी नहीं पाएंगे। ये सुनते ही मानिक उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। मन्नत भी उसके सीने पर सर रख देती है तो मानिक बोला, देखा, तुम्हारे ऐसी बातों से ही मेरा दिल कितना जोरों से धड़कने लगा। मन्नत कुछ नहीं बोलती तो मानिक वैसे ही खड़ा रहता है। तभी मानिक उसके कमर पर हाथ और भी ज्यादा कस देता है। दोनों ही वैसे खड़े थे तभी मानिक बोला, तुम्हें मेरी खुशबू बहुत अच्छी लगी ना? ये सुनते ही मन्नत उसे देखी तो मानिक हंसते हुए बोला, ऐसे मत देखो, मुझे सब समझ आता है। ये सुन मन्नत उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सही कहा आपने। ये सुनते ही मानिक हैरानी हैरानी से, वाह क्या बात है, तुम जवाब देने में इतनी बोल्ड कब से हो गई? वो ये बोलता है तभी मन्नत उसका कॉलर को पकड़ उसे खुद के करीब खींच लेती है कि यह होते ही मानिक हड़बड़ाते हुए बोला, अरे मुझ जैसे बेचारे पर अत्याचार मत करो यार, मैं संत नहीं हूँ। वो ये बोलता ही है तभी मन्नत उसकी शर्ट की एक बटन को खोल और अपने पंजों के बल खड़ी हो उसके गर्दन पर नाक रख देती है। ये होते ही मानिक के हाथ मन्नत के कमर पर कस जाते हैं। मन्नत वैसे ही उसके गर्दन पर अपने नाक रख स्मेल करने लगती है और उसके खुशबू को महसूस करने लगती है। ये फील होते ही मानिक की आंखें कसकर बंद हो जाती हैं। शायद मन्नत को इस बात का एहसास नहीं था कि ऐसा करने पर एक लड़के के लिए काफी ज्यादा अनकंट्रोल्ड होगा। वही मन्नत भी बहकने लगी थी। उसके गर्दन में हाथ डाल उसके गर्दन में अपने होठों को रख देती है। वही अब ये करना अब कंट्रोल से बाहर था। उसके एक हाथ जो उसके कमर पर थे वह उसके पीठ पर जाने लगते हैं और उसके बालों में उसके हाथ कस जाते हैं और वह झटके से उसके सर को अपनी गर्दन से दूर कर देता है। मन्नत झटके में अपनी नसीली आंखें खोल उसे देखने लगती है। मानिक को इस नज़र से देखते देख वो उसे ही देख हल्के से कांप जाती है। मानिक उसे ऐसे देखते हुए बोला, ऐसे किसी भी सोए हुए शेर को नहीं जगाते। ये सुन मन्नत को जैसे कुछ समझ आता है और वह बोली, वह मैं। ये बोल उससे दूर होती कि मानिक उसे झटके से वही दीवार से लगा देता है और बोला, अब लेट हो चुका है। ये सुन मन्नत कुछ कहती उससे पहले ही मानिक उसके होठों पर होंठ रख देता है। ये होते ही मन्नत की आंखें बंद हो जाती है। मानिक उसके हाथों में हाथ फंसा उसे दीवार से लगा देता है और उसके होठों को चूमने लगता है। मन्नत आंखें बंद की हुई बस इस एहसास में भीगते जा रही थी। वही मानिक उसके होठों में ऐसे उलझा रहा जैसे न जाने कब का प्यासा हूं। दोनों की होंठ एक दूसरे से उलझे हुए थे। मानिक उसके हाथों को छोड़ उसके कमर में डाल उसे और भी ज्यादा खुद के करीब कर लेता है और पैशनेटली किस करने लगता है। मन्नत बस चुपचाप खड़ी थी। तभी मानिक उसके होठों को धीरे से काटता है तो मन्नत के होंठ खुल जाते हैं। तो मानिक उसके होठों पर अपने होठों का दबाव और बढ़ा देता है और उसे और भी ज्यादा पैशन के साथ किस करने लगता है। मन्नत के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर था। वह मानिक के सीने पर मारने लगती है पर मानिक शायद आज खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह अगले पल मन्नत को थोड़ा टन करता है और उसके बालों पर दबाव बनाते हुए उसे और भी ज्यादा पैशनेट होकर किस करने लगता है। काफी समय हो गया था उसे मन्नत के करीब गए हुए। वो बस खुद की सीमा को नहीं लंघ रहा था, पर शायद आज उसका ईमान भी उसका साथ नहीं था।
मन्नत को जब हद से ज्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो मानिक उसके होठों को छोड़कर उसके गर्दन पर अपने होठों को रख देता है। ये होते ही मन्नत की आंखें बड़ी हो जाती है और कांपने लगती है। वह मानिक को खुद से दूर भी नहीं कर पा रही थी और उसे झेल भी नहीं पा रही थी। मानिक उसके पूरे गर्दन को अपने होठों से गीला कर चुका था। मन्नत की बॉडी काफी ज्यादा रिएक्ट करने लगती है। वह मानिक के सीने पर हाथ कसते हुए बोली, मानिक प्लीज नो। मानिक धीरे से, प्लीज मन्नत, बस थोड़ी देर और, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। ये सुन मन्नत कुछ कह नहीं पाती। वही मानिक उसके गर्दन से होते हुए उसके नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। ये होते ही मन्नत के दिल की धड़कनें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी एक आवाज आती है, मन्नत। ये सुनते ही मानिक के होंठ रुक जाते हैं और मन्नत झटके से आंखें खोल देती है। तभी फिर से आवाज आती है, मन्नत। ये प्राची की आवाज थी। मानिक जैसे ही यह आवाज सुनता है वो तुरंत मुड़कर रेलिंग पर हाथ कर देता है और गहरी गहरी सांस लेने लगता है और लंबी सांस ले खुद को कंट्रोल करने लगती है। तभी प्राची उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ है तुझे, तू इतनी लंबी सांसें क्यों ले रही है। ये बोलते हुए उसकी नजर मानिक पर पड़ती है जो पीठ उसकी तरफ करके खड़ा था। ये देख वह उससे कुछ कहती उससे पहले ही मन्नत पर नजर पड़ी जिसके होंठ हल्के सूजे हुए थे। ये होते ही प्राची को तो जैसे झटका लगता है। वही मन्नत तुरंत प्राची का हाथ पकड़ वहां से नीचे चली जाती है। वही मानिक अपनी आंखें बंद कर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक सुकून था। अगर शायद प्राची ना आती तो उसके लिए और भी रोकना मुश्किल था। रात के वक्त महेश्वरी हाउस। सिया अब तक अपनी बात और व्यवहार से सभी के लिए दिल में एक जगह बना चुकी थी। दादी दादाजी से बोलती है, वैसे देखा जाए तो ये लड़की काफी अच्छी है। आखिर उसने पूरे 1 साल तक मानिक की सेवा की है। ये सुन दादाजी हाँ बोले तो दादी बोली, अगर हम इस लड़की को मानिक के जीवन में ला दे तो फिर यह कितनी ज्यादा अच्छी जीवन संगीनी बनेगी। दादाजी उसे देख बोले, मैं भी यही सोच रहा था, पर इस मामले में मानिक की राय जाना जरूरी है, क्योंकि लाइफ में मैं खुद के डिसीजन जो भी रिश्ते को लेकर किया है वो हमेशा ही गलत साबित हुए हैं। एक बार मैं मानिक से पूछना चाहूंगा कि उसकी लाइफ में कोई है या नहीं। ये सुन दादी मुस्कुरा देती है। वही वैदेही जो ये सब सुन रही थी वो तुरंत अपने कमरे में चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद उसके कमरे में शिया आते हुए बोली, आंटी जी आपने मुझे बुलाया। ये सुनते ही वैदेही मुस्कुरा उसे पास बुलाए तो सिया उसके पास बैठ जाती है। वैदेही प्यार से सिया के हाथों को पकड़ बोली, सिया बेटा मैं बातों को ज्यादा नहीं घुमाऊंगी, बस मैं इतना ही कहूंगी कि मैंने जब से तुम्हें देखा है सच में मुझे ऐसा फील होता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। ये सुनते ही सिया मुस्कुरा देती है तो वैदेही बोली, फॉरेन में पली बड़ी रहने के बाद भी संस्कारों का होना ही सबसे बड़ी बात है। ये सुन सिया बोली, सब मेरे माँ पापा की वजह से है। ये सुनते ही वैदेही डायरेक्ट बोली, क्या तुम मानिक को पसंद करती हो। ये सुनते ही सिया हैरानी से उन्हें देखी तो वैदेही बोली, देखो मैं इतना तो अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारा यहाँ आना सिर्फ इसलिए नहीं तुम इंडिया घूमना चाहती हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मानिक की वजह से यहाँ आए हो। ये सुनते ही सिया अपना सर झुका लेती है तो वैदेही उसका सिर ऊपर करते हुए बोली, बेटा जो भी बातें हैं सच बताओ, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें इस रिश्ते से क्या, घर में किसी को भी इस रिश्ते से प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सुनते ही सिया वैदेही को देख मुस्कुराते हुए बोली, आंटी आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, पर सच यही है कि मैं मानिक की वजह से आई हूँ, इसलिए 1 साल तक मैंने उसकी देखरेख की। मुझे उससे उस समय प्यार सा हो गया था, पर अचानक वो इंडिया चला आया और मैं उससे मिल भी नहीं पाई। समय निकालने की कोशिश की पर मैं नहीं आ पाई, पर अब जब यहाँ आई हूँ तो मैं भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये सुनते ही वैदेही मुस्कुरा देती है। तभी सिया बोली, पर मानिक वो क्या। ये सुनते ही वैदेही उसके हाथों को पकड़ बोली, वह मेरे ऊपर है, मैं जानती हूँ मानिक ना नहीं बोलेगा, क्योंकि मानिक की लाइफ में कोई लड़की नहीं है। ये सुन सिया कुछ नहीं बोलती तो वैदेही बोली, मैं चाहती हूँ कि आप अपने माँ पापा को यहाँ बुला ले। ये सुन सिया वैदेही के गले लग बोली, थैंक यू आंटी। यह बोल सिया चली जाती है और वहीं वैदेही के चेहरे पर एक अजीब स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी तरह मन्नत के कमरे में प्राची इस समय बैठी थी और उसे ही घूरे जा रही थी और मन्नत उसे अवॉइड कर रही थी। प्राची को चिचिसी मच गई थी और वो चिढ़ते हुए बोली, मन्नत प्लीज सच सच बताओ, तेरे और मानिक के बीच में क्या चल रहा है। देख झूठ मत बोलियो, तेरी दशा कुछ और ही दिख रही थी। ये सुन मन्नत बोली, तुझे काफी एक्सपीरियंस है ये सब जानने की। यह सुन प्राची बोली, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे भी रोहित ने काफी बार किस किया है। ये सुनते ही वह अपने होठों पर हाथ रख लेती है। मन्नत बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी प्राची बोली, देख मन्नत, अपने दिल की बात तू मुझसे नहीं बताएगी तो किससे बताएगी। ये सुन मन्नत उसे शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बातें को बताने लगती है। ये सब सुनते हुए प्राची बोली, यार अगर ऐसी बात है तो फिर तू शादी के लिए मना क्यों कर रही है, मानिक को बात करने देना।
ये सुनते ही मन्नत उसे देख बोली, कैसे बात करने दूं? अभी हमारा डाइवोर्स हुआ है और अचानक मैं ये कहूं कि मैं उन्हीं के घर के दूसरे लड़के से प्यार करती हूं, ऐसे में लोग मुझे क्या समझेंगे? ये सुनते ही प्राची बोली, तू टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। वैसे तुझे गुड न्यूज़ देती हूँ, मेरी और रोहित की सगाई फिक्स हो गई है। ये सुनते ही मन्नत खुश होकर उसे कंग्रेचुलेशन करती है। वही दोनों ही पीछे मुड़ते हैं तो उनकी नज़र रूही पर पड़ती है, जो खड़ी यह सब सुन रही थी। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, तभी मन्नत का ध्यान आता है कि रूही मानिक को पसंद करती है। ये देख वह आते हुए बोली, रूही तो मुझे गलत मत समझना। वह ये बोलती ही है तभी रूही मन्नत के गले लग जाती है। ये सुन मन्नत हैरान हो जाती है तो रूही बोली, दी आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मानिक जी तो कभी मुझे अपनी बहन से ज्यादा कुछ नहीं समझा, और वैसे भी वो मेरा अट्रैक्शन था, पर प्यार तो कोई और ही है। ये सुनते ही दोनों हैरानी से पूछी, कौन? ये सुनते ही रूही शर्माते हुए, और कौन आपका लाडला देवर? ये सुनते ही मन्नत को याद आता है अतुल के बारे में और वो उसे देख बोली, क्या सच में? पर तू क्या कंफर्म है? ये सुनते ही रूही चिढ़ते हुए बोली, इसमें कंफर्म करने वाली बात क्या है? उन्होंने मुझे आज किस की। ये सुनते ही दोनों आंखें फाड़े उसे देखने लगते हैं और रूही मुस्कुराते हुए बिस्तर पर लेटते हुए बोली, क्या किस थी यार, कितना होले होले, एक अजीब सी बॉडी में सेंसेशन। यह वह कहती ही है तभी मन्नत उसके मुंह पर तकिया मारते हुए बोली, बस कर, अपनी फीलिंग अपने मुंह के अंदर रख। तीनों ही बिस्तर पर हंसी खुशी लेट जाते हैं। वही अगली सुबह रुहाना की बिल्डिंग की डोर बेल बजती है। वह उठकर जाती है और खोलती है तो सामने खड़े इंसान को वह देखने लगती है। थोड़ी देर बाद पानी लाकर सभी के सामने रखती है। उसके सामने धीरज सिंघानिया, उसकी माँ, उसके पापा, उसका भाई था। रुहाना उन सभी को देखते हुए बोली, आप सभी यहाँ पर क्यों आए हैं? ये सुनते ही उसकी माँ बोली, यह क्या तरीका है बेटा हमसे बात करने का? एक तो हम इतने समय की बाद तुझसे मिल रहे हैं और तुम हमसे इतनी बेरुखी दिखा रही हो। ये सुनते ही रुहाना बैठते हुए बोली, बेरुखी वाला काम भी तो किया है तो बेरुखी तो दिखाना बनता है ना। ये बोल अपने दादाजी को घूने लगती है तो दादाजी उसे देखते हुए बोले, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनते ही रुहाना बिना किसी के झिझक के बोली, हाँ। ये सुन धीरज जी गुस्से में, तो तुम्हें ये बात हमें बतानी चाहिए ना। ये सुन रुहाना बोली, मैं आप सभी से रिश्ता बहुत पहले ही तोड़ चुकी हूँ। ये सुनते ही वह एक गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा जो भी चीज हुई उसमें हमारी गलती नहीं थी। ये सुनते ही रुहाना बोली, गलती आपकी नहीं थी, तब अभी आपने उस गलती को बढ़ावा दिया था। आखिर आप चाहते तो आशी के साथ हो रहे अत्याचारों को रोक सकते थे। आप जानते थे कि आपका बड़ा पोता पागल है और वह अपने पागलपंती में क्या कुछ करता है, फिर भी आपने मेरी दोस्त से उसकी शादी करवाई। उसके बाद भी उसने उस पर कितना अत्याचार किया, सिर्फ अपने पागलपन की वजह से। और उस पागलपन में आप सभी ने घर की बात बाहर न जाए और आपके परिवार की बदनामी ना हो, आपने आशी जुबान को दबा दिया। आपने कभी सोचा है कि कितना दर्द होता होगा उसको, और यह जानती हुए भी कि मेरी दोस्त मेरे घर में ही सुरक्षित नहीं थी और मेरी वजह से वो इस घर में तिल तिल तड़प रही थी। ऐसे में मेरा आप सभी से कोई रिश्ता रखने की इच्छा नहीं हुई। ये सुनते ही दादाजी बोले, जिसने हरकत की उसे सजा मिल चुकी है बेटा, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वह जा चुका है। ये सुन रुहाना बोली, सही कहा आपने, वह जा चुका है। और जाने के बाद क्या आपने उसकी बेटे को भी अपने पास रखा, उसे दिया नहीं? किस चीज के लिए? सिर्फ पैसे के लिए? धीरज जी उसे देखते हुए बोले, बेटा मैं चाहता हूं कि आप पुरानी बातों को भूल जाए। आखिर आप हमारे परिवार में बचा ही क्या है? मानता हूं कि मैं पैसों और रुपए के लिए भाग रहा था, पर मुझे भी ऐसा लगता है कि अब मेरी उम्र हो चुकी है और जब आप सभी अपने अपनी लाइफ में सेट हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुन रुहाना अपना चेहरा फेरते हुए बोली, बहुत जल्दी आप सभी को ये सभी चीज याद आ गई। रुहाना की मां रोते हुए उसके पास जाकर उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, मेरे बच्चे क्या आप अपनी मां को माफ नहीं करेगी? एक बार माफ कर दे। ये बोल हाथ जोड़ लेती है तो वहां भी नर्म पड़ जाती है। उनके हाथों को पकड़ अपने गले से लगाते हुए बोली, आप ऐसा मत करिए मां। धीरज जी बोले, आपके लिए माहेश्वरी परिवार से रिश्ता आया है शादी के लिए। रुहाना उन्हें देखते हुए बोली, क्या इसमें भी आपका कोई फायदा है? ये सुन धीरज जी बोले, आप हमें कब से इतना गलत समझने लगी? रुहाना आप भूल गए, आप हमारे घर की प्रिंसेस हैं। आपको हमने अपनी गोद में खिलाया, आपको हमने राजकुमारी की तरह रखा और हम आपके लिए गलत सोच सकते हैं? ये सुनते ही रुहाना बोली, तो आशी भी किसी के घर की प्रिंसेस थी बाबा, और यदि मेरे साथ भी वही हो जो आशी के साथ हुआ तब आपको कैसा फील होगा? ये सुनते ही धीरज जी गुस्से में, रुहाना। ये सुन रुहाना बोली, आपको दर्द हुआ और उसके दर्द का क्या? ये सुनते ही धीरज जी बोले, आप क्या चाहती हैं मैं क्या करूं?
ये सुनते ही रूहाना बोली, मैं चाहती हूँ आप सभी आशी से माफी मांगे और यदि वह माफ कर देती है तो मैं भी आपको माफ कर दूंगी। यह सुनते ही धीरज जी एक गहरी सांस लेते हुए बोले, ठीक है मैं तैयार हूँ। ये सुन रूहाना शॉक्ड थी। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि उसके दादाजी इस चीज के लिए मान जाएंगे, पर उसे खुशी भी थी। वहीं दोपहर के समय आज मन्नत की छुट्टी थी क्योंकि संडे था और सभी लंच की प्रिपरेशन कर रहे थे। तभी घर का डोर बेल बजता है। सुमित जाकर डोर खोलता है तो सामने खड़े इंसान को देख समझने की कोशिश करता है और जैसे ही बगल खड़े रूहाना को देखा तुरंत अंदर आने को बोलता है। वहीं अंदर धीरज जी, रूहाना, उनकी मां, सभी लोग वहां पर आए थे। पूरी दीक्षित परिवार उठकर खड़ा हो जाते हैं और सभी एक दूसरे का अभिवादन कर बैठे हैं। वही कृष, जिसे प्राची दौड़ाकर खेला रही थी, जैसे ही उसकी नजर धीरज जी पर और ऋषभ पर पड़ती है वो दौड़ कर आता है और चिल्लाते हुए बोला, दादू। वो जाकर उनके गोदी में चढ़ जाता है। धीरज जी भी उसे प्यार से अपनी गोदी में ले लेते हैं और उसे बात करने लगते हैं और उससे बोले, बेटा आप ठीक हो यहाँ पर। सुनते ही कृष मुस्कुराते हुए, हाँ दादू, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मुझे बहुत सारा अच्छा डिश मिलता है और मेरे यहाँ तो 3-3 दादी दादू हैं, देखो 123। ये सुन सभी मुस्कुरा देते हैं। वही आशी, जो अपने कमरे से किसी मीटिंग के लिए जीन्स और टॉप पहन बाहर आ रही थी, उसकी नज़र सभी पर पड़ती है। आशी की नज़र रूहाना पर पड़ी तो देखने लगती है। रूहाना की माँ आशी को देखी। आशी जब उनके घर में आई थी तो एकदम बहू के जैसी रहती थी, पर यहाँ बिल्कुल बेटियों के जैसे। कहीं ना कहीं उन्हें कष्ट था कि उन्होंने आशी को ऐसे क्यों नहीं रखा। आशी उन सभी को देख थोड़े रूड वे में बोलती है, आप सभी यहाँ पर। ये बोलते हुए उसकी नज़र रूहाना पर पड़ी तो रूहाना आगे बढ़कर आशी के गले लग जाती है। आशी गहरी सांस लेते हुए रूहाना के पीठ पर हाथ रखते हुए बोली, कैसी हो। ये सुनते ही रूहाना बोली, मैं ठीक हूँ। वो आशी से दूर होती है तभी प्रताप जी को देखते हुए धीरज जी बोले, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो मैं आशी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये सुनते ही प्रताप जी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप कर सकते हैं बात। ये सुनते ही आशी बोली, आपको जो भी कहना है सभी के सामने कहिए, क्योंकि यह मेरा परिवार है, हमारे यहाँ कोई भी चीज पर्दे में नहीं रहती। आशी की यह बातें सुनते ही रेखा जी, सुमित्रा जी को गर्व महसूस होता है। प्रताप जी आशी को देखते हुए बोले, आशी, हमने क्या किया है क्या नहीं किया है हम ये तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ना चाहते हुए भी हमने आपके साथ अत्याचार किया था। ये सुनते ही आशी बोली, वो सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं। ये सुन प्रताप जी उसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। ये देखते ही आशी हैरान भरी नजरों से उन्हें देखी तो धीरज जी बोले, आपका दर्द की दवा तो नहीं बन सकता, आपके दर्द को आपके दिल से निकल नहीं सकता, पर फिर भी आपसे माफी चाहता हूँ, मुझे मेरे किए पर बेटा माफ कर दे। ये सुन आशी उन्हें वैसे ही देखे जा रही थी, वही पीछे से राघव आता है और आशी के कंधे पर हाथ रखता है। आशी गहरी सांस पर आगे बढ़कर धीरज के हाथ को पकड़कर उनसे बोली, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपने बस वही काम किया जो मेरे दादू ने किया था। जब मैं उन्हें माफ कर सकती हूँ तो आपको क्यों नहीं। ये सुनते ही धीरज उसके सिर पर हाथ रख बोले, आप हमेशा खुश रहे। आशी, वैसे भी मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं अपने इस परिवार में आकर खुश हूँ, तो यदि मैं खुश हूँ तो आप सभी को गिल्ट करने की जरूरत नहीं है। ये कह वो सभी को देखती है, सभी मुस्कुरा देते हैं। रूहाना की माँ भी आशी से मिलती है और सभी काफी देर तक परिवार से बातचीत करते हैं। वही छत पर रूहाना और मन्नत दोनों ही खड़े थे। मन्नत उसकी तरफ काफी बढ़ाती है। रूहाना कॉफी को एक घूंट लेकर उसे रखते हुए बोली, मैं तुमसे ना जाने कब से बात करना चाहती थी, शायद ऑफिस में रहकर भी बात नहीं करती, इसलिए मैं यहाँ आना ही उचित समझा। मन्नत उसे देखी तो रूहाना बोली, तुम्हें पता है, तुम्हें पहली बार राजस्व के साथ देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर दोबारा तुम पर उतनी ही दया आई कि आखिर तुम उस राक्षस के चंगुल में कैसे फंस गई। ये सुनते ही मन्नत उसे देख मुस्कुराते हुए, और आप उसी राक्षस से प्यार करती हैं न। सुन रूहाना गहरी सांस लेते हुए, यही तो मेरी बदनसीबी भी है, आखिर मैं उस इंसान से क्यों ही प्यार करती हूँ। ये सुन मन्नत मुस्कुराते हुए, खुद नहीं करती है प्यार, ऐसा ही होता है जब किसी से हो जाता है तो फिर इतनी आसानी से नहीं छूटता। ये सुन रूहाना उसे देखते हुए बोली, सही कहा तुमने, पर मेरा प्यार एक ऐसा था जो एक शादीशुदा इंसान की जिंदगी को तबाह कर दिया। ये सुन मन्नत उसकी तरफ मोड़ बोली, आप गिल्ट में है। ये सुन रूहाना बोली, हाँ, क्योंकि मेरे और मेरे प्रेगनेंसी की वजह से ही तुम दोनों का डिवोर्स हुआ। ये सुनते ही मन्नत आगे बढ़ती है और उसके पेट पर हाथ रखती है। ये देख रूहाना एक पल के लिए झिझक सी जाती है। मन्नत उसके पेट पर हाथ रखते हुए बोली, शायद इसी बच्चे के आने की वजह से मैं उस झूठ दलदल से निकल पाई जिससे निकलना चाहती थी। ये सुन रूहाना उसे देखी तो मन्नत बोली,
आपको अपने प्यार पर विश्वास होना चाहिए। मैं और राजस्व जी पिछले 1 साल से ज्यादा समय बिताए एक साथ, पर हम दोनों में दोस्ती के सिवा कभी कुछ नहीं रहा और आपको ये सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मैं अपने इस तलाक से दुखी हूं, क्योंकि इसी की वजह से मुझे भी शायद अपना प्यार मिला। ये सुनते ही रूहाना सरप्राइजली उसे देखते हुए बोली, क्या कौन? क्या मैं ये जान सकती हूँ? ये सुनते ही मन्नत मुस्कुराते हुए बोली, आपको ये जल्द से जल्द पता चल जाएगा। ये सुन रूहाना मन्नत के गले लग बोली, थैंक यू। वही सिंघानिया परिवार का जवाब माहेश्वरी परिवार को अब तक मिल चुका था। सभी को रूहाना और राजस्व की शादी से अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे ही 2 से 3 दिन निकल जाते हैं। रूहाना और राजस्व की एंगेजमेंट बस घर में ही लोग करना चाहते थे, क्योंकि अब बाहर इस शादी को नहीं ले जाना चाहते थे। अभी अभी मन्नत और राजस्व का डिवोर्स हुआ था, बातें बहुत बढ़ती है और बिजनेस पर भी असर पड़ता। ये सब सोचते हुए दोनों ही लोगों ने घर में ही एंगेजमेंट करने की सोची। और वहीं राजस्व तो रूहाना की हामी से बहुत खुश था, पर वह जानता था कि रूहाना भले ही शादी के लिए मानी है, पर उसकी नाराजगी बहुत लंबे समय तक रहने वाली है। वही महेश्वरी हाउस में अंदर वहां पर धीरे धीरे सभी लोग मौजूद होते हैं। सिंघानिया परिवार की भी सभी लोग आ चुके थे और दीक्षित परिवार के भी सभी लोग वहां पर गए हुए थे। मन्नत फिर से इसी घर में आकर कुछ अजीब सा फील कर रही थी। वही राजस्व भी मन्नत को देखा तो मन्नत मुस्कुरा देती है। मन्नत दादी और सभी लोगों से मिलती है। वैदेही तो उससे बात नहीं करती, पर बाकी सभी लोग उसके साथ नॉर्मल ही रहते हैं। थोड़ी देर रूहाना वहां पर एक लहंगे को कैरो किए हुए आती है। राजस्व की नजर रूहाना पर ही टिकी हुई थी। वही सिया भी आज काफी अच्छे से तैयार थी। सिया को भी ऐसी ही लहंगे में तैयार देख सभी थोड़े हैरान भी थे। सिया के माँ पापा भी वहां आए हुए थे। वही एंगेजमेंट की तैयारी शुरू हो चुकी थी। तभी वैदेही बोली, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। ये सुन सभी वैदेही को देखे तो वैदेही बोली, वैसे तो आज राजस्व और रूहाना की एंगेजमेंट है, पर मैं आज के दिन एक एंगेजमेंट और चाहती हूँ। ये सुन सभी वैदेही को देखने लगते हैं। वही मानिक भी नीचे उतर कर आता है और मन्नत को देखा, जिसने इस समय क्रीम कलर की बेहद खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी। उसमें बेहद खूबसूरत लग रही थी। मन्नत अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेती है। तभी वैदेही से दादी बोली, कैसी एंगेजमेंट बेटा, और हमें इस बारे में क्यों नहीं पता? ये सुनते ही वैदेही मुस्कुराते हुए बोली, माँ सरप्राइज देना चाहती थी और मुझे पता है इस सरप्राइज से कोई भी दुखी नहीं होगा, आप सभी शॉक हो जाएंगे। ये सुन सभी वैदेही को देखे तो वैदेही बोली, मैं आज अपने घर में अपने एक और बेटे के लिए ये खुशियां चाहती हूँ। ये सुन सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही मानिक हैरानी से वैदेही को देखा। तभी वैदेही मानिक के पास जाती है और उसके हाथ को पकड़ वह लाती है और सिया का हाथ पकड़ उसके हाथ में रखते हुए बोली, मैं चाहती हूँ कि मानिक और सिया भी अपनी लाइफ में एक साथ एक पवित्र बंधन में बंधे। ये सुनते ही जहां दादी दादा के चेहरे पर मुस्कान आती है, वही बाकी सभी के चेहरे पर हैरानी। वही मन्नत के तो जैसे सिर पर कोई बम फूटा था। वही मानिक झटके से हाथ खींचते हुए बोला, यह क्या कह रही है माँ? ये सुनते ही सिया मायूस हो जाती है। सिया के माँ पापा जाकर सिया के पास खड़े हो जाते हैं। तभी वैदेही बोली, मानिक बेटा, आपकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है और क्या आप हमारी पसंद की एक लड़की से शादी भी नहीं करेंगे? और आखिर कब तक? आपकी भी उम्र हो चुकी है और सिया से अच्छी लड़की तो कोई हो ही नहीं सकता। हमें पता चला 1 साल तक इस लड़की ने आपकी सेवा की। यह सुन मानिक कुछ और बोलता, तभी वैदेही सभी की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, अचानक इस सरप्राइज से मानिक थोड़ा हैरान सा हो गया है, मैं इससे थोड़ी देर बात करके आती हूँ। जय जी आगे बढ़कर जाते तभी वैदेही हाथ दिखाते हुए बोली, यह एक माँ और बेटे के बीच की बात है। जय जी के हाथों की मुठिया कस जाती है और वह रुक जाते हैं। वही मन्नत की तो दिल में घबराहट के मारे धड़कने तेज होने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही प्राची उसके हाथों को कसकर पकड़ लेती है। तभी मानिक कमरे में जाते ही गुस्से में बोला, यह क्या तरीका है माँ, आपने बिना मुझसे पूछे मेरी सगाई कैसे तय कर सकती है? ये सुनते ही वैदेही उसे देखते हुए बोली, क्यों क्यों नहीं कर सकती? क्या मेरा तुम्हारे पर हक नहीं है? ये सुन मानिक उन्हें देखते हुए बोला, हक है माँ, पर ऐसे आप मेरी पूरी लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकती और आपको अच्छे से पता है कि मैं मन्नत से प्यार करता हूँ। ये सुनते ही वैदेही बोली, हाँ मुझे पता है कि तुम उस लड़की प्यार करता हूँ, पर मैं मन्नत को इस घर में बहू नहीं चाहती। ये सुनते ही मानिक उन्हें देखते हुए बोला, आपके चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता, मैं मन्नत के सिवा अपनी लाइफ में किसी को नहीं चाहता। ये बोलकर वो जाने को होता है, तभी वैदेही पीछे से बोली, अच्छा दूध का कर्ज तुमने चुकाया, अगर आज तुम्हारी खुद की माँ होती तो क्या तुम उसे भी ऐसा ही करते? ये सुनते ही मानिक उन्हें देखते हुए बोला,
अगर मेरी खुद की माँ होती तो वह मेरे बारे में सोचती ना कि किसी और के बारे में। ये सुनते ही वैदेही बोली, हो तो यह चुका रहे हो तुम मेरे ममता और दूध का कर्ज। चलो आज मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम मेरे उस दूध का जो मैं अपने बच्चों को ना पिला तुम्हें पिलाई हूँ उसका कर्ज चुकाना है। ये सुन मानिक हैरानी से देख बोला, कैसी है आप? मुझसे इतनी नफरत कि आप मुझे खुश नहीं देखना चाहती है और आप मुझसे दूध का कर्ज मांग रहे हैं। ये सुनते ही वैदेही बोली, इस दुनिया में कोई चीज फ्री का नहीं होता। ये सुन मानिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उन्हें देखते हुए बोला, क्या किया है मैंने आपके साथ जो आप मेरे साथ ऐसा कर रही है? ये सुनते ही वैदेही बोली, मैं कुछ नहीं कर रही। तुम्हारी माँ मेरी पति की लाइफ में आकर मेरे घर को बर्बाद की। वो लड़की आकर मेरे बेटे के लाइफ में आ परिवार की इज्जत उछाली और तुम आकर मेरे बच्चों के बीच में दरार बने और मैं तुम्हें कुछ ना कहूँ। तभी मानिक बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये सुनते ही वैदेही बोली, हाँ बिल्कुल तुम नहीं करोगे, आखिर अपनी माँ की तरह एहसान फरामोश निकले। ये सुनते ही गुस्से में मानिक उन्हें देखा और बोला, अच्छा बदला ले रही है आप मुझसे वैदेही महेश्वरी। ये सुनते ही वैदेही मानिक को देखने लगती है तो मानिक बोला, आपको दूध का कर्ज उतारना है तो ठीक है, आज से आप मेरी माँ नहीं और आपके दूध का कर्ज जरूर उतरूंगा। ये बोल मानिक बाहर चला जाता है। वही बाहर मानिक आते हुए बोला, मैं इस सगाई के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही वही मन्नत अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। मानिक की नज़र मन्नत पर ही टिकी हुई थी। वही सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है पर अभी भी कुछ लोगों के चेहरे पर उतरे हुए थे। वहीं राजस्व और रूहाना का एंगेजमेंट होता है और वही मानिक भी सिया को अंगूठी पहना देता है। सिया न जाने क्यों बस मानिक को ही देखे जा रही थी। वही मन्नत से अब ये सब और देखा नहीं जाता और वो वहां से छत की तरफ चली जाती है। सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं। वही मन्नत छत पर फफक कर रोने लगती है। शाम लगभग हो चुकी थी। मानिक छत पर जाता है और मन्नत को बस रोते हुए देख रहा था। मानिक आवाज लगाता है, मन्नत। मन्नत उसे देखी। तुम मानिक उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ये सिर्फ सगाई है। ये सुन मन्नत अपने आंसू पोंछते हुए बोली, शादी मुबारक हो। आपको ये बोल जाने लगती है तो मानिक उसे कसकर अपनी गले से लगा लेता है। मन्नत उसके सीने पर मारते हुए बोली, छोड़िए मुझे, मुझे आपसे बात भी नहीं करनी, प्लीज मुझे छोड़िए। ये सुन मानिक बोला, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा समय दो। ये सुन मन्नत बोली, कैसे ठीक कर देंगे? एक लड़की के साथ सगाई करके आप मुझसे कह रहे हैं सब ठीक कर देंगे? अब मुझसे और यह नहीं झेला जाएगा। आपने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया, अब आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये बोल मानिक को गुस्से में दूर झटकती है और वहां से दौड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। वही मानिक चुपचाप वही छत पर अकेले रहता है। आज वो पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि आज वैदेही ने जो किया था उसने कभी लाइफ में नहीं सोचा था। वही वो नीचे आता है तो सब कुछ अब शांत पड़ चुका था। तभी वो एक कमरे के सामने खड़ा होता है। कमरे का गेट खुलता है तो सामने सिया थी। सिया उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मानिक। मानिक उसे देख बोला, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुन सिया हाँ में सिर हिलाती है तो मानिक अंदर चला जाता है। पूरे एक हफ्ते निकल चुके थे। वही मन्नत ऑफिस तो जाती थी पर वह मानिक से एकदम दूरी बना चुकी थी। मानिक भी अभी कोई बात नहीं कर रहा था। शादी 15 दिन में होने वाली थी, इसमें एक हफ्ते तो निकल चुके थे। वही इस बीच ईशा और ऋषभ एक दूसरे को मिलते मिलते उनकी करीबियां फिर से बढ़ने लगी थी। वही राजस्व मानिक से पूछता है कि उसने ये क्यों किया पर मानिक कुछ नहीं कहता। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया राजस्व कहीं ना कहीं जानता था कि उसकी मां ने कुछ ऐसा किया है, इसकी वजह से मानिक ने ऐसा किया है। धीरे धीरे वो समय नजदीक आने लगता है और हल्दी वाला दिन जिसमें दोनों को ही हल्दी लगती है। मन्नत भी उन सारी फंक्शन में शामिल हुई थी पर मन्नत जैसे मूर्ति से बन गई थी, ना हंसती थी ना बोलती थी, एकदम शांत से हो गए थे। इस बीच मानिक और मन्नत के बीच में भी बातें नहीं हुई थी। हल्दी के रस्म में रूहाना और सिया दोनों ही येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे। लगभग सभी ही येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे। मन्नत ने भी येलो कलर का लहंगा डाला हुआ था जो उसके गोरे रंग पर बेहद जच रहा था। मन्नत को वहां पर देख सभी के सभी बातें बना रहे थे। बातें बनाई भी क्यों ना, आखिर अपने ही एक पति के शादी में जो आए थी। मन्नत को देख एक औरत बोली, कैसी लड़की है और कैसे यहाँ पर चली आए? तलाक के बाद तो लोग अपना मुंह भी नहीं दिखाते, पर ये लड़की इतनी शान से खड़ी है जैसे इसे तो शर्म ही नहीं आ रही। मुझे तो लगता है लड़के की नहीं लड़की में ही खोट रही होगी। बहुत गहरा रिश्तेदारी है, इसी वजह से यह रिश्ता निभा रहा है, नहीं तो ऐसे परिवार के साथ रिश्ता कैसे कोई निभाता? आखिर उनकी भी तो मजबूरी है, उनकी दो दो बेटियां इसके घर में जो भी आई है।
ऐसे ही न जाने कितनी बातें हैं सभी एक दूसरे को सुना रहे थे। वही मानिक वहां पर आता है तो ये सब कुछ सुन रहा था। उसकी नज़र मन्नत पर ही थी, वो वहां से जाने को होता है तभी वैदेही बोली, मानिक कहाँ जा रहे हो, हल्दी नहीं लगाओगे। ये सुन मानिक उन्हें देखा तो वैदेही जबरदस्ती उसे वहां पर बैठा देती है। वही मन्नत जो ये सब सुन रही थी उसे और नहीं खड़ा रहा जाता और वो वहां से जाने लगती है। तभी एक आवाज आती है, मन्नत। ये सुन मन्नत के कदम रुक जाते हैं। सभी पीछे देखते हैं तो वहां अभय था। अभय वहां सभी को देखते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है कि लड़कियों की तलाक होने के बाद लड़कियों की कोई इज्जत नहीं रहती। ये बोल वो मन्नत की मां के पास जाकर खड़ा होते हुए बोला, आंटी हालांकि यह एक समय यह मेरी भाभी थी, लेकिन जब रिश्ता खत्म तो वह भाभी का रिश्ता नहीं रह गया। अगर आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं मन्नत से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही मानिक के हाथों के मुठिया कस जाती है। वही सुमित्रा मन्नत की तरफ देखती है तो अभय मन्नत के पास जाते हुए बोला, अगर तुम्हारी एक हाँ हो तो मैं आज का आज तुम्हें ये शगुन का हल्दी लगा इस रिश्ते को पक्का समझता हूँ। वही अभय के पीछे खड़ी उसकी माँ बोली, हाँ हाँ मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। ये सुनते ही मन्नत एक नज़र सभी को देखी जो मन्नत को ही देख रहे थे। तभी कुछ औरतें बोली, हाँ अगर यह शादी के लिए हाँ कर दे तो इसकी भी जिंदगी संवर जाए, वरना कौन पूछेगा ऐसी लड़की को। मन्नत जो सब सुन रही थी वो सभी को देखते हुए बोली, जरूरी नहीं कि एक औरत यदि तलाकशुदा हो तो उसकी इज्जत दूसरी शादी करने में ही बनती है। मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। समाज में यदि अच्छा हो तो भी बुराई होती है और बुरा हो तो भी बुराई होती है। अगर मैं समाज को लेकर चलूंगी तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। ये बोल अभय को देखते हुए बोली, और मिस्टर थैंक यू आपने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन मैं आपसे क्या किसी से भी शादी नहीं करूंगी। यह बोल मन्नत वहां से चली जाती है। सभी आपस में फिर से मन्नत के बारे में बातें बनाने लगते हैं। वही अभय की तो अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती होती है कि उसके गुस्से में हाथों की मुठिया ही कस जाती है। पर मानिक के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मानिक के दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता। हल्दी के रस्में पूरी हो जाती है। अगला दिन मेहंदी और संगीत का रस्म था। मन्नत कमरे में तैयार हो रही थी तभी पीछे से प्राची आते हुए बोली, मन्नत क्या तू एक बार भी मानिक से इस बारे में बात नहीं करेगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। ये सुनते ही मन्नत बोली, मुझे ऐसे लोगों से बिल्कुल उम्मीद नहीं है। एक बार टूट चुकी हूं, दोबारा खुद को नहीं तोड़ूंगी। और तू दोबारा मुझे इस मैटर में बात मत करना वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मेहंदी सभी के हाथों में लग रही थी और संगीत के रस्म में सभी डांस कर रहे थे। वही मन्नत एक चुपचाप सब कुछ देख रही थी। वही अचानक मन्नत का हाथ पकड़ कोई खींच लेता है। मन्नत पीछे देखी तो वहां मानिक था। वो गुस्से में वहां से जाने को होती है तो मानिक उसे कंधे से पकड़कर खुद के सामने करता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। मन्नत गुस्से में, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, जब आप शादी कर रहे हैं उसके बाद भी आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं। ये सुनते ही मानिक उसे खुद से दूर कर उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं ये शादी करूंगा। ये सुन मन्नत उसे देखी तो मानिक बोला, मैं ये सब माँ की वजह से कर रहा हूँ। ये बोल मन्नत से वो सारी बातें बताता है जो वैदेही ने कहा। ये सुन मन्नत अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुद से कहती है, आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। ये सुन मानिक बोला, इस शादी के लिए हामी भर सिर्फ उनके दूध का कर्ज उतारना चाहता था ताकि उसके बाद कोई भी मुझे किसी कर्ज का याद ना दिलाए। और रही बात ये शादी, तो यह नहीं होगी। ये सुन मन्नत हैरानी से उसे देखी तो मानिक फ्लैशबैक में जाता है। जब वो सिया के कमरे में जाता है तो वह वहीं सोफे पर बैठ जाता है। सिया काफी देर तक मानिक को देखती रहती है और उसकी तरफ आगे पानी का गिलास बढ़ाती है। मानिक पानी का गिलास पीते हुए उसे देखते हुए बोला, सिया मैं शादी नहीं कर सकता। ये सुनते ही सिया उसे देखी और मुस्कुरा देती है। ये देख मानिक हैरान होता है तो सिया बोली, मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। ये सुन मानिक हैरानी से, तो फिर तुम इस सगाई। ये सुनते ही सिया उसके बगल में बैठ जाती है और उसके हाथों को पकड़ बोली, मानिक मैं झूठ नहीं बोलूंगी पर पिछले 1 साल से जब मैं तुम्हारे साथ समय बिताया मुझे अच्छा लगता था। तुम मुझे अच्छे लगते थे, या फिर यह कहा जाए मुझे तुमसे एक लगाव सा हो गया था। कहीं ना कहीं ये कह भी सकते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती थी, पर ऐसा नहीं जैसा तुमने किया। ये सुनते ही मानिक उसे देखा तो सिया बोली, तुम्हें पता है जब मैं मन्नत का नाम बार बार सुना तो मुझे लगा कि मैंने कहीं सुना है, पर तुम्हें पता है जब मैंने ध्यान दिया तो मुझे याद आया कि तो वही मन्नत है जो तुम्हारे दिल और दिमाग में बसी है। मानिक सिया को ही देखे जा रहा था तो सिया बोली, तुम्हें पता है तुम कई बार कोमा से बाहर आए थे सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए, पर उस कोमा में बाहर आने तुम्हारे मुंह पर सिर्फ एक नाम था, मन्नत। जब मैं यहाँ पर आई और मन्नत से मिली और एक बार ही मिलने पर मुझे सब समझ आ गया और फिर मैंने सोचा कि आखिर तुम दोनों अब तक अलग क्यों हो।
जब तुम ठीक होकर भी आ गए हो तब मुझे पता चला कि मन्नत की शादी तुम्हारे बड़े भाई से हुई थी और अब जाकर तलाक हुई है, और एक लड़की होने के नाते मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, और तुम्हारी माँ का मुझे बार बार शादी के लिए फोर्स करना, तुम्हारे और मन्नत के रिश्ते के बारे में जानते हुए भी तुम्हारी माँ ये शादी करना चाहती है। मानिक सिया से बोला, ये सब जानते हुए भी फिर तुम शादी क्यों करना चाहती हो? ये सुनते ही सिया बोली, तुम दोनों के लिए। मानिक देखा तो सिया बोली, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी और मिलने के बाद तुम्हें इस तरह से देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम दोनों का रिश्ता एक करूँ, क्योंकि मुझे पता है जिस हिसाब से मन्नत के ऊपर कीचड़ उछलेंगे इसी वजह से मन्नत भी तुमसे शादी करने में झिझक रही होगी, पर मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे तुम दोनों का रिश्ता जुड़ेगा। ये बोल मानिक से कुछ बताती है। मानिक उसे देखते हुए बोला, और तुम्हारी इज्जत का क्या? ये सुनते ही सिया मुस्कुराते हुए बोली, मेरे माँ और पापा मेरे साथ इस गेम में शामिल हैं क्योंकि वह तुम्हें एक बेटे के जैसा मानते हैं, और रही बात जब मेरे माँ बाप का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस दुनिया में मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, और मैं फॉरेन में रहने वाली हूँ तो मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ तो 2-4 ब्रेकअप तो आसानी से हो जाते हैं। ये सुन मानिक सिया के गले लग जाता है। आखिर उसके अपने भी उसके बारे में इतना क्यों नहीं सोचते जितना गैर उसे सोचते हैं। वही मानिक अपने होश में आता है और वो सब कुछ मन्नत को बताता है। मन्नत बोली, पर क्या ये सब ठीक है? ये सुन मानिक उसे देखते पर बोला, मन्नत यही सब ठीक है, यदि इस उलझी जिंदगी को सुलझाना है तो उसी तरीके से ही सुलझाना होगा, क्योंकि अगर सीधी तरीके से सुलझाने की कोशिश की है तो और भी ज्यादा उलझेंगे। मन्नत भी अब थक चुकी थी। अगर उन दोनों को एक होने का यही रास्ता था तो वह मानिक के साथ इस रास्ते पर चलने को तैयार थी। वह मानिक के गले लग जाती है, पर इस बात से अनजान कि वही कोई था जो ये सब कुछ सुन रहा था, जो कोई और नहीं वैदेही थी। वैदेही मानिक को मन्नत को खींचते हुए देख चुकी थी। वैदेही के हाथों की मुठियां कस जाती है और वह खुद से कहती है, मानिक मैं तुम्हें इतना खुश नहीं देख सकती। इस लड़की के आने के बाद से तुमने मेरी बातें मानना छोड़ दिया। इस लड़की के आने के बाद से सब कुछ बिखर गया, मैं यह नहीं होने दूंगी। यह कह वो वहां से चली जाती है। वही शादी का दिन आ जाता है। मन्नत बहुत ज्यादा बेसब्री में थी, उसे घबराहट थी, आखिर होने क्या वाला है, होगा क्या। शादी वाले दिन सभी शामिल हो चुके थे वही इस समय मिस्टर सिंह और मिसेज सिंह सभी फैमिली वालों के सामने थे, क्योंकि वो दोनों अपने नजरें नीचे किए थे। उनके हाथ में एक लेटर था जो वहां खड़ा अतुल पढ़ रहा था। अतुल लेटर पढ़ चुका था। प्रताप जी बोले, ये सब क्या है मिस्टर सिंह? ये सुनते ही मिसेज सिंह बोली, अंकल जी हम आपसे माफी चाहते हैं, पर उसकी बचपन से ही इच्छा थी मिस्टर जेम्स जो कि दुनिया के जाने माने डॉक्टर हैं उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट, और पिछले 6 साल से कर रही थी। अब अचानक उसे कल पता चला, और ऐसे में अगर वह बताती तो उसे खुद भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसका कहना है ये शादी कभी भी हो सकती है, पर अगर यह मौका छूट गया तो वह अपने जीवन के एक लक्ष्य से दूर हो जाएगी। ये सुन माधुरी जी सर पकड़कर बैठ जाती है। सभी आपस में बोलते हैं, ये सब क्या हो गया? वहीं माधुरी जी बोली, फिर से परिवार की हमारी बेइज्जती, ना जाने क्या हो गया है। ये सुनते ही सुमित्रा जी माधुरी जी के पास जाते हुए बोली, इक्वल्स आंटी जी क्या मैं एक बात आपसे कह सकती हूँ? ये सुन माधुरी जी उसे देखी तो सुमित्रा थोड़ी हिचकती है, तो माधुरी बोली, क्या बात है बेटा बोलो। ये सुन सुमित्रा बोली, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं मन्नत की शादी मानिक से करना चाहती हूँ। ये सुनते ही सभी शौक हो जाते हैं। तभी माधुरी जी बोली, बेटा ये कैसे हो सकता है? मन्नत तो किसी और से प्यार करती है और यही वजह था कि उन्होंने डिवोर्स लिया था। ये सुनते ही सुमित्रा बोली, माँ जी मैं उसकी माँ हूँ और मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुन सभी थोड़ा हैरान होते हैं, तो सुमित्रा बोली, वो इस रिश्ते में सिर्फ राजस्व पर इल्जाम ना लग जाए इसलिए उसने ऐसा किया, ताकि ये इल्जाम दोनों पर रहेगा तो दोनों की तलाक में आसानी होगी। ऐसे में दोनों पर ही इल्जाम जाएगा, ना कि किसी एक पर। ये सुनते ही माधुरी जी बोली, अगर ऐसी बात है और यदि मन्नत को कोई और नहीं पसंद है तो मैं तो मन्नत को दोबारा इस घर की बहू बनाना चाहूंगी, बल्कि मेरे मन में खुद पहले भी था, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रही थी कि कहीं आखिर मन्नत किसी और को पसंद करती है। वही प्रताप जी को सुमित्रा देखी तो प्रताप जी बोले, मुझे भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है। देखते ही देखते मन्नत और मानिक की शादी के लिए सभी के सभी तैयार हो जाते हैं। वहीं प्राची को सुमित्रा देखी, दरअसल प्राची ही सुमित्रा को सब कुछ बताती है। प्राची को लगा था कि यह शादी हो जाएगी और मन्नत फिर से टूट जाएगी, इसलिए उसने इस बारे में सुमित्रा को बताया था। सुमित्रा ने बातों को संभालते हुए ये बातें रखी थी। दरअसल मानिक ने ही प्राची को बताया था। वही मन्नत जो अपने कमरे में थी उसे बुलाया जाता है और उसे मानिक से शादी की बात उसके सामने रखी जाती है, तो मन्नत भी इस मामले में कोई भी ऐतराज नहीं दिखाए।
ये सुनते ही सभी के चेहरे की खुशी दोगुनी बढ़ जाती है और मन्नत ने आज शेलफिशनेस दिखाया था जो अगर नहीं दिखाती तो शायद वो मानिक की लाइफ में कभी शामिल नहीं होती। वही यह सब कुछ देख रही वैदेही की आंखों में गुस्सा था। वो खुद से कहती है, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। वही मन्नत को तैयार होने के लिए भेज दिया जाता है। अब तक मानिक को भी इस चीज की खबर हो चुकी थी। पहले राजस्व और रूहाना की शादी के फेरे थे, उसके बाद दूसरा मुहूर्त में मन्नत और मानिक का बड़े ही खुशी और उल्लास से राजस्व और रूहाना की शादी हो जाती है। वहीं अब मानिक भी मंडप में बैठा हुआ था और मन्नत को बुलाया जाने को हुआ। वही प्राची और ईशा दोनों ही मन्नत के कमरे में जाते हैं तो उन्हें वहां मन्नत कहीं नहीं दिखती। यह होते ही दोनों हैरान हो जाती हैं। दोनों ही पहले हर जगह खोजती है, जब उन्हें नहीं मिलती तो उन्हें एक लेटर मिलता है। लेटर को देखते ही सभी हैरान हो जाते हैं। वही इतनी देर होने की वजह से सभी अंदर आते हैं। वही ईशा वह लेटर देती है तो लेटर को राघव पढ़ता है, जिसमें लिखा था, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं आज उससे शादी करने जा रही हूँ। मैं सभी के सामने इस शादी के लिए मना नहीं कर पाई, पर मैं अपनी लाइफ के साथ और खिलवाड़ नहीं चाहती, इसलिए हमें माफ करें। पूरे माहेश्वरी परिवार का पूरा मजाक बन चुका था। पहले एक दुल्हन भागी, फिर दूसरी। वही जैसे ही मानिक ये सुनता है वो गुस्से में चिल्लाकर बोला, ऐसा नहीं हो सकता मन्नत, ऐसा कभी नहीं कर सकती। यह सुनते ही कोई कुछ कहता तभी राघव बोला, यह मन्नत की राइटिंग नहीं है। ये सुन वैदेही बोली, पर आखिर यह उसी के कमरे से मिला तो तुम कैसे कह सकती हो कि यह वह नहीं लिखी है। ये सुनते ही राघव बोला, बचपन से मैंने उसे एक एक शब्द लिखना सिखाया है और मुझे पता है कि वह कैसे लिखती है। वही मानिक जो गुस्से में था अपने शेरा को उठाकर फेंकता है और वैदेही के सामने जाकर चिल्लाकर बोला, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्यों? आखिर क्यों आप मेरी लाइफ में मुझे खुशियां नहीं दे सकती? ये सुनते ही प्रताप जी बोले, यह आप क्या कह रहे हैं मानिक? ये सुनते ही मानिक बोला, इन्हीं को शादी से प्रॉब्लम है, मेरी और मन्नत से। इन्हीं ने सब कुछ किया होगा मन्नत के साथ में। प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज बता दीजिए कि कहाँ है मन्नत। ये सुनते ही माधुरी बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं बेटा? आखिर वैदेही को आपकी शादी से भला क्यों परेशानी होगी? ये सुन मानिक गुस्से में बोला, क्योंकि यह कभी नहीं चाहती थी कि मेरी शादी मन्नत से हो। इन्होंने तब भी मेरी शादी नहीं होने दी और अब भी यह यही कर रही है। ये सुनते ही राघव मानिक को झटके से खुद की तरफ करते हुए बोला, मानिक प्लीज सच सच बताना, आखिर क्या बात है? ये सुनते ही मानिक भी खुद को कंट्रोल नहीं करता, थक चुका था। वो दुनिया के सामने सब कुछ संभालते संभालते वो सब कुछ बताता है, कैसे मन्नत और वह मिले थे और वह मन्नत को देख वह उससे शादी करना चाहता था। वैदेही को इस बारे में उसने बताया था, पर वैदेही ने उसे यहाँ से दूर भेज दिया और उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद भी दोनों ने कोशिश की, पर अब जब फिर से उन्हें मौका मिला तो वैदेही नहीं चाहती कि उसकी शादी हो। जैसे ही जय जी यह बात सुनते हैं कि दूध का कर्ज के लिए ये सब कुछ वैदेही ने किया ताकि उसकी शादी मन्नत से ना हो, ये सुनते ही जय जी वैदेही के गाल पर एक जोर से थप्पड़ लगाते हैं, जिससे वो झुक जाती हैं और जय जी चिल्लाकर बोलते हैं, आज आपने साबित कर ही दिया कि अपनी माँ माँ होती है और एक सौतेली सौतेली माँ। शायद गलती आपकी नहीं मेरी ही थी। अगर मैं एक बाप का प्यार दिया होता तो वह सारी बातें आप जैसे छलावा माँ से नहीं मुझे किया होता। ये बोलते हुए वो मानिक के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, मानिक मुझे माफ कर दो बेटा, मैं मन्नत को खोजने की कोशिश करूंगा। ये बोल वैदेही का हाथ गुस्से में पकड़ते हुए बोला, वैदेही बताइए मन्नत कहाँ है? ये सुन वैदेही कुछ नहीं बोलती तो जय जी बोले, अगर आज आपने इस बारे में नहीं बताया तो आज से अभी से मैं आपसे अलग हो जाऊंगा और आपको मुझे तलाक देना ही होगा। ये सुनते ही वैदेही नामे सिर हिलाती है तो जय बोले, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये सुनते ही वैदेही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोली, उसे अभय ले गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।